हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पास्चन बैक इफेक्ट। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब आप एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल्स में क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंजेज होंगे। वो जो चेंजेज होते हैं एनर्जी लेवल्स में, उन्हीं को हम उस इफ़ेक्ट को आप नाम देते हैं पास्चन बैक इफेक्ट। तो देखो, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फिनोमिना है, ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? शिफ्ट इन द एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पास्चन बैक इफेक्ट। तो देखो, इससे पहले वाले टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो किया है एक बार वो बता देता हूँ। तो LS कपलिंग डिस्कस की थी। देखो क्लास, इलेक्ट्रॉन की दो मोशन होती हैं, एक स्पिन मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन। तो जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो ये दोनों इंट्रैक्शन करती हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन, और उसका नेगेटिव ले लेंगे, वो आपको प्रोवाइड करेगा LS कपलिंग एनर्जी। ओके, सो क्लास, दिस इंट्रैक्शन एनर्जी इज ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि LS कपलिंग की वजह से ये जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, इस वजह से एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है। उसको बोलते हैं आप फाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हमें एटम को अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो आपको पता है द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड was firstly demonstrated by Zeeman, and we have studied normal Zeeman effect and anomalous Zeeman effect. In anomalous Zeeman effect, mu s and mu l both are non-zero. This is a weak magnetic field phenomena. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ये जो LS कपलिंग हो रही है, इसको ये मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे आप? वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो LS कपलिंग दिस रिमेन्स द सेम। तो इसमें L और S मिलके J बनाएंगे और J वेक्टर प्रीसेस करेगा अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जो वेक्टर J है दैट विल बी क्वांटाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। कहने का मतलब वेक्टर J एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्पेसिफाइड एंगल्स बनाएगा। ओके, डिस्क्रीट ओरिएंटेशंस होंगी इसकी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये अपना वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें L और S की कपलिंग अब भी है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है J, दैट इज प्रीसेसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड द कपलिंग ऑफ LS एंड इज स्टिल देयर। That's why S and L they are precessing about their own resultant. तो ये anomalous Zeeman effect में होता है। बट जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे क्लास, तो LS कपलिंग का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो L और S फ्री फील करेंगे एंड दे स्टार्ट प्रीसेसिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, एक तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फर्क आ रहा है, दूसरा यहाँ पे रिजल्टेंट J प्रीसेस करता है, यानी कि जो J है ना वो क्वांटाइज्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे L और S कपलिंग ब्रेक हो जाती है पास्चन बैक इफेक्ट में, और L एंड S इंडिपेंडेंटली प्रीसेस अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद डिफरेंट लार्मर फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में, समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्लास, यहाँ पे J क्वांटाइज्ड है और यहाँ पे L एंड S का मैग्नीट्यूड क्वांटाइज्ड है। क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पे हम समझते हैं दिस इज बेसिकली शिफ्ट इन द एनर्जी लेवल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटेंशन ऑफ जीमन इफेक्ट है ये। ठीक है, और कुछ खास है नहीं इसमें।
और जो खास है वो ये है, ब्रेकिंग ऑफ एल एस कपलिंग, एल एंड एस इंडिपेंडेंटली प्रीसेस जैसा यहाँ पे बताया, और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेशन है वो भी अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल और एस अलग अलग टाइम में, सेम टाइम में डिफरेंट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो, जब आप ओमेगा एल, आपने लार्मर प्रीसेशन वाला टॉपिक किया है, ये मेरे वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E/2m टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप ओमेगा एल के लिए जी एल की वैल्यू 1 होती है, दिस इज द स्पिन फैक्टर, एंड हियर द स्पिन फैक्टर, sorry, this is the g factor for orbital motion, this is the j factor for spin motion, this is twice, that's why omega s this is equal to twice of omega l। okay, तो ये अगर मान लो 1 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो ये जो s की टिप है इट विल डिस्क्राइब 2 सर्कल्स इन 1 सेकंड, तो डबल स्पीड है। तो यहाँ पे अब हम ये देखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया अभी कि जो म्यू एस है, जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, जिससे एस प्रीसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रीसेशन की वजह से एक एडिशनल एनर्जी आ जाएगी। इन द सेम वे जो म्यू एल है दैट विल फील ए टॉर्क in presence of external magnetic field. This is how you will calculate it, and it will compel the vector L to describe a cone at a specific alignment. Okay, so here vector S and vector L, these are quantized. So this is how you can find omega S and omega L, and these two additional energies will result into shift in the energy levels. तो अब हमें ये देखना है कि कितने पेयर ऑफ इंट्रैक्शंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और एल का इंट्रैक्शन हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंट्रैक्टिंग विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, देन एल एंड एस दे themselves also interact with each other. So we have 3 pairs here. Now see, the total interaction energy delta E will be sum of interaction energy due to mu S and B, interaction energy due to mu L and B, and then interaction energy of mu S with the magnetic field generated due to orbital motion. Okay, so here you can find delta E L B like this. This is the interaction energy due to interaction of mu L and B. तो इनका डॉट फाइंड आउट करें, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। एंड द सेकेंड वे टू फाइंड दिस इंट्रैक्शन एनर्जी इज डॉट ऑफ म्यू एल विद बी, ठीक है। इन द सेम वे यू विल फाइंड डेल्टा ई एल बी। ओके, सॉरी ये तो हो गया फॉर ऑर्बिटल मोशन। नाउ फॉर स्पिन मोशन you can do this. You can find delta ESB from here. You see, this is the relation, and if you put the value of mu S from here, it will look like this. When you open S dot B, then you will get vector S dot B. This is equal to S B and cos of the angle between S and B. So magnitude of S and cos of SB, what is this? This is the component of S in the direction of external magnetic field into B. Clear? So from here you can put the value here and you can solve it and you will get it. Okay. For more details you will go to spin orbit interaction energy video, and if you put the value here then you will get these things. Now we have calculated the interaction energy for L and B, L and S, and now the third kind of interaction is still pending. Okay,
Now, firstly, discuss some more facts. Here, ml plus 2ms. This is sum of quantum numbers, and this is called strong field quantum number. Now we are to think of the rule of space quantization. We have seen on the previous page that the alignment of L and S are specified, discrete and certain with respect to external magnetic field. So for a given value of L, how many value of ml can be there? So it is 2l plus 1. Okay, ml can acquire minus l to plus l. Okay, values. And vector s can acquire 2s plus 1 alignment, or you can say the allowed value of ms can be 2s plus 1. Okay, so this is how you can judge the number of component energy level when atom is subjected to strong magnetic field. So for a given value of L, this is the value of ml can be 2l plus 1. Okay, and ms can acquire 2s plus 1 values. Okay, so for s is half here, so ms can acquire plus minus half, only 2 values. So here, if you take into account these two allowed value of ml and ms, then you can get this much number of component energy levels. Okay, so if you put the value of s here half, then you will get this. So when strong magnetic field is applied, then energy levels get divided into 2l plus 1. So how the energy level split, we will see it in the next video lecture. But here we are to find this interaction also. Okay, now this is the calculation of delta E L S. L और S आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं. ओके, सो हेयर द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का जैसे आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशन कैसे आता है ये आपको पता होना जरूरी है, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें एक बार. नाउ इन दिस केस आई हैव टोल्ड यू दैट omega L and omega S, those are not equal. See through diagram, omega L and omega S, these are not equal. You can see omega S is twice of omega L. So I want to say the angle between L and S keep on changing. So the angle between vector S and vector L, that is not constant. So now the thing is, how you can find the interaction energy if you don't know the angle between vector L and vector S. So for that purpose you will take the average of that. Okay, how you can take the average? You know the angle of L and B, it is specified. So we can find the component of vector L in the direction of B, and the alignment of vector S is also specified in the direction of external B. तो मैं इसका भी कंपोनेंट वेक्टर S का भी कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ इस डायरेक्शन में. ओके, सो if we write this energy, if we write the value of L dot S in terms of, if you open L dot S, then you will get like this. Clear? And then write the average value of cos LS. From here you can see how you can find, and here you can see the component of L along the direction of external magnetic field. This is L cos LB, and the component of S along the direction of external magnetic field, that is this one. तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, एंड कोस एल एस की जगह आप इसकी एवरेज वैल्यू लेंगे. यहाँ पे मैंने बार लगाया हुआ है. ठीक है, तो एवरेज, मान लो मुझे एम का एवरेज वैल्यू लिखना है, तो इसको लिखने के ये तरीके हो सकते हैं. देखो,
आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या इसको आप एवरेज में, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर बार लगाया हुआ है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ कोसाइन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंप्यूट इट। You will put this value here and you will get the result like this. So here you will see this is S cos angle between B and S. So this is Z component of the S and this is the Z component of L. Put their values and find the result and you will get H square which get adjusted into this constant. Let this is changes, this constant changes from A to A dash. Okay, now this is the final result for shift in the energy. Now we will talk of selection rule. Selection rule give you the idea of allowed transitions, and allowed transitions are those whose probability is high. समझ पा रहे हैं? In quantum mechanics you cannot be rigid, you have to be flexible. That's why I am writing here probability of transition. जिनके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन हाई है वो अलाउड होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बाकी ट्रांजिशंस होते ही नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो यू सी हियर द सिलेक्शन रूल इज फॉर ML इज 0 and ±1 and for MS it is 0 and this is how the strong field quantum number can change. It can change by 0 or ±1, so it can take only integer values. So this is the how the term value shift. Okay, you can find using this formula the term value and you can see by how much amount it shifts, ठीक है। तो ये जो न्यू term value है you can find it by adjusting the shift in the term value with the original term which you get in the absence of external magnetic field. तो क्लास वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, अपने नोट्स बना लेना खुद के और पढ़ो, समझो, मजे लो। नहीं समझ आता है कमेंट करो, पूछो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धूम मचाओ।